चलो आ जाओ मॉडर्न जेनेटिक्स। हेडिंग डाल दीजिए मॉडर्न जेनेटिक्स। हेडिंग डाल दीजिए मॉडर्न जेनेटिक्स। अपने को ये पता करना है कि आज के डेट में क्या चल रहा है, और जो जेनेटिक्स है ना, हर साल जेनेटिक्स में कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते जाते हैं। मतलब जेनेटिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट 100% ट्रू नहीं है। जेनेटिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स में हम लोगों ने एक पढ़ा था, टर्मिनोलॉजी पढ़ा था, वेरिएशंस। अब वेरिएशन क्या होता है? जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जाती है कोई ना कोई चेंजिंग आती जाती है। यदि किसी चीज़ में कोई चेंजिंग आ रही है तो हम कैसे बोल सकते हैं ये फिक्स है? कॉमन सेंस वाली बात है। और इस मॉडर्न जेनेटिक्स का जो चेंजिंग आता है वो आता है किसी न किसी सेल के अंदर। कहाँ चेंजिंग आती है? इतना पता है ना सारी सबको। और सेल के अंदर जो चेंजिंग आती है और जो हम लोगों को चेंजिंग दिखती है वो रियल में सोमैटिक चेंजिंग होती है। हेलो, जो हम लोगों को शो होती है वो कौन सी होती है? क्योंकि जो मतलब कि जर्मिनल चेंजिंग होती है, जो क्रोमोसोम में चेंजिंग होते हैं, जैसे मैंने किसी को देखा उसके क्रोमोसोम हमको दिखेंगे, लेकिन सोमैटिक बॉडी तो दिखेगी ना, किसकी बॉडी में क्या वेरिएशंस आए। जैसे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा के एक्स और वाई थोड़ी दिखेंगे हैं, जा रहे हैं यहाँ पे 2 एक्स लड़के अपने को उनको क्या दिखेगा? सोमैटिक। मतलब कि जो हमारी फिजिकली जो चेंज हो रहा है वो क्या होता है? मैंने एक टर्म बोला, याद रखना, हमारी बॉडी में जो फिजिकली चेंज हो रहा है वो सोमैटिक है। यदि मैं बोल दूं फिजिकली के साथ साथ वो केमिकल और बायोलॉजिकल भी है। केमिकल मतलब कैसे? उनका मतलब केमिकल मतलब कि कभी किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है, कि कोई कुछ अलग तरीके से सोचता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन। हेलो, मतलब केमिकल्स, उसके अंदर केमिकल लोचा मतलब समझते हो ना, अलग अलग होता है। फिजिकल भी अलग होता है, बायोलॉजिकल भी अलग होता है। और ये सारी चीज़ें क्या क्या, मैंने 3 चीज़ बोला, याद रखिएगा। एक मैंने बोला केमिकल, अभी कोई नोट नहीं करेगा, मैं बहुत आराम से चलूँगा, बहुत टाइम है। केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल। ध्यान देना, किसी भी इंसान में जब केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल चेंजिंग होगी तभी हमारा जेनेटिक्स बनेगा, जिसको हम बोलेंगे मॉडर्न जेनेटिक्स। ध्यान देना ये चीज़। क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म में केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल मतलब समझ में आ गया, बायोलॉजिकल मतलब कि लिविंग है ना, और फिजिकल मतलब कि जो वर्क वगैरह होता है। तो इस तरह से यदि कोई चेंजिंग आती है तो हम बोलेंगे मॉडर्न जेनेटिक्स। और ये चेंजिंग कहाँ आएगी? सेल के अंदर। कहाँ आएगी? और इस सेल को यदि हम बोल दें तो सेल का सोमैटिक वाला पार्ट जो हमको शो होगा वो सेल का सोमैटिक वाला पार्ट होगा। यदि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 44 XX और XY नहीं, ह्यूमन में 44 वाले XX और XY वाले नहीं। समझ में आ गया? सोमैटिक चेंज होगा। हम यहाँ पे ह्यूमन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। यदि हम सेल की बात करें तो सेल में जो रियल में चेंजिंग होगी वो सेल में थोड़ी होगी। सेल में न्यूक्लियस का क्रोमोसोम। अभी हम वहाँ नहीं जा रहे, अभी हम थोड़ा बाहर बात कर रहे हैं जो मॉडर्न जेनेटिक्स टाइप्स का है। तो ये सेल के प्रोटोप्लाज्म में चेंजिंग होगा। कहाँ होगा? सेल के प्रोटोप्लाज्म में चेंजिंग होगी। जिसको प्रोटोप्लाज्म बहुत अच्छे से आ गया वो जेनेटिक्स का 90% पार्ट खुद से पढ़ के समझ सकता है, मतलब बायोलॉजी का पूरे। अभी मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को पता चलेगा। जिसको प्रोटोप्लाज्म समझ में आ गया वो बायोलॉजी का 90% पार्ट खुद से समझ सकता है।
क्योंकि प्रोटोप्लाज्म ही हमारा ब्रेन सेल होता है जिससे नर्वस सिस्टम बनता है, प्रोटोप्लाज्म भी मस्कुलर सेल होता है जिससे मस्कुलर सिस्टम बनता है। मतलब यहाँ से आप बॉटनी भी पढ़ सकते हो, यहाँ से आप जूलॉजी भी पढ़ सकते हो। उसके लिए हमको प्रोटोप्लाज्म बहुत डीप लेवल में नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? जो अपने को चीज़ें दिक्कत आएंगी हम यहाँ सिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले आप मॉडर्न जेनेटिक्स के अंदर पहली हेडिंग डालिए प्रोटोप्लाज्म। पहली हेडिंग डालिए प्रोटोप्लाज्म। लिखिए इसमें प्रोटोप्लाज्म इज अ बायोफिजियोकेमिकल बेसिक यूनिट। समझ गए? जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है ये बायो, फिजियो और केमिकल बेसिक यूनिट्स होता है। अब आ जाइए थोड़ा सा अपन एक चीज़ और देखते हैं। जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, जैसे मान लीजिए अपन नॉर्मली बात करें सेल की, फिर हम आगे बात करेंगे कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन सा यूकैरियोटिक सेल है। यदि हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स या फ्लूइड लाइक मटेरियल भरा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का जो एडवांस फॉर्म होता है साइटोप्लाज्म। यदि मैं प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन बोलूँ जिससे पूछूंगा वही बताएगा कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। कैसे डिफाइन करोगे प्रियंका? प्रोटोप्लाज्म क्या है, कैसे डिफाइन करोगी? लिक्विड, वेरी गुड, याद रखना क्या वो टर्म बोली हो, कोलाइडल, सब याद रखना, अभी आगे आएगा। और बोलो, और अच्छा बोल सकते हो। तुम बताओ सेल का डेफिनेशन, नहीं तुम बताओ साइटोप्लाज्म क्या होता है। नाम सुनो, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। न्यूट्रिशन का चेंज हो सके ऑर्गेनिज्म में सेल के, ये थोड़ा हाँ मतलब ठीक है, 100% वाला नहीं है। वेरी गुड। कोलॉइड मटेरियल कंपोज्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? ये पूरा मटेरियल मतलब जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी भरा हुआ है वो हमारा पूरा प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म होता है। मेरी बात समझना, इसके बीच में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, वो सब साइटोप्लाज्म में आएंगे। मतलब वो अलग से नहीं है। डेफिनेशन सुनना, डेफिनेशन क्या बोले? कोलॉइड मटेरियल कंपोज्ड बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड, अच्छा सेल वॉल बोल सकते हैं क्या? सेल वॉल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि सेल वॉल बाहर की कवरिंग होती है, याद रखिएगा। तो कोलॉइड मटेरियल कंपोज्ड बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो मटेरियल भरा हुआ है, ये मटेरियल हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इतना क्लियर हुआ सबको? पक्का। अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें होती हैं, लिखते जाओ फटाफट। क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन एंड कोलॉइड सॉल्यूशन। साइटोप्लाज्म के अंदर अपने को कोलॉइड क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन मिल सकता है और कोलॉइड सॉल्यूशन मिल सकता है।
जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या क्या मिल सकता है आपको? कुछ मिल सकता है जो क्रिस्टल होगा और कुछ मिल सकता है जो कोलॉइड होगा। क्लियर? चलिए अपन देखते हैं। जैसे मान लो क्रिस्टल क्या हो सकता है, तो क्रिस्टल बेटा सॉल्ट हो सकता है, जिसका फार्मूला मुंह से बोल पाए, क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बोल पाए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉल्ट में आपका NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है। मैंने 12th में सिखाया था कि जो सॉलिड मटेरियल होते हैं दो टाइप्स का होता है, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक नॉन क्रिस्टलाइन होता है। नॉन क्रिस्टलाइन ज़्यादातर कोलॉइड में मिक्सचर हो जाते हैं। क्लियर? तो देखो पहला क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन, ये सारा का सारा चीज़ हम किसकी बात कर रहे हैं? जो यहाँ भरा हुआ है प्रोटोप्लाज्म में, जो भरा हुआ है वो हमारा दो टाइप्स का हो सकता है, क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन और कोलॉइड सॉल्यूशन। जो क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन होगा पहला सॉल्ट हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, शुगर हो सकता है, C6H12O6, HCl लिखते जाओ, NaOH, C6H12O6। अब चलो कोलॉइड क्या क्या हो सकते हैं? अब देखना इन सब के फार्मूले हम बोल सकते हैं ना, ये मतलब ऐसा कोई ट्रिक है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये मैंने ट्रिक सिखाया था, कोई ऐसे परमानेंट कोई लॉजिक नहीं है। चलिए कोलॉइड सॉल्यूशन मतलब क्या हो सकता है? देखो प्रोटीन हो सकता है, बोलना प्रोटीन को कोई फार्मूला प्रोटीन हो सकता है, और क्या हो सकता है? हाँ, फैट हो सकता है, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, मतलब मोनोसैकेराइड बोल सकते हो आप, मोनोसैकेराइड हो सकता है, पॉलीसैकेराइड हो सकता है, बहुत सारे सैकेराइड हो सकते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट एक साथ बोल दो। मोनोसैकेराइड हो सकता है, पॉलीसैकेराइड हो सकता है, इन सबको एक साथ कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हो। और यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, सेल ऑर्गेनल्स नहीं है बेटा, ये डेड मटेरियल हैं। प्रोटीन जिंदा है क्या? नहीं है ना, ये डेड मटेरियल हैं। डेड मटेरियल आपस में कंपोज्ड होकर लिविंग मटेरियल फॉर्म करेंगे। कोजरवेट्स याद करो, तुम लोग पढ़ते हो प्रोटोप्लाज्म, बस साइटोप्लाज्म पढ़ के छोड़ देते हो। आज बताता हूँ कितना होता है साइटोप्लाज्म। पहले देखो अपने को मॉडर्न जेनेटिक्स में पता चला कि सोमैटिक चेंजिंग होगी। सोमैटिक चेंजिंग मतलब सेल और न्यूक्लियस के बीच में जो है उसमें भी कोई ना कोई चेंजिंग होती है, और उसमें चेंजिंग पढ़ने से पहले हमको पता चलेगा ना कि है क्या, तब तो पता चलेगा क्या चेंजिंग होगी। और है क्या, तो ये तो आपको क्रिस्टलाइन सोल्यूशन मिल सकता है या कि कोलॉइड सोल्यूशन। क्रिस्टलाइन सोल्यूशन जिनका फार्मूला हम बोल सकते हैं, जिनका फार्मूला नहीं बोल सकते, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा है कि इनका फार्मूला होता नहीं है, होता है, सबका फार्मूला होता है, लेकिन अपन ऐसा बोल नहीं सकते। क्लियर? तो प्रोटीन, फैट, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड। आ जाइए अपन देखते हैं एक नोट देखो क्या है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि साइज ऑफ कोलॉइड पार्टिकल, मज़ेदार पॉइंट है, साइज ऑफ कोलॉइड पार्टिकल 0.0012 to 0.1 माइक्रोमीटर। जो इसका साइज माइक्रोमीटर ऑलरेडी 10⁻⁻⁶ होता है। ठीक है, तो इतना कोलॉइड, इनका साइज इतना छोटा होता है। मतलब इमेजिन कर लो, तुम लोग सोच सकते हो कितना छोटा एक प्रोटीन, मतलब इन सब का साइज कितना छोटा होता है। तो जैसे पटरी का एक स्केल होता है ना, 1 सेंटीमीटर का होता है। स्केल के बीच में जो दो लाइन रहती है 1 सेंटीमीटर, उस 1 सेंटीमीटर को आप 10 लाख टाइम डिवाइड कर दो। समझ में आ गया? इतना छोटा होता है इसका कोलॉइड पार्टिकल का साइज। अभी मैंने 2 चीज़ें सीखा। एक क्या सीख लिया कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है तो बायोफिजियोकेमिकल यूनिट्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल भरा है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में जो मटेरियल भरा है वो 2 टाइप से मिल सकता है, एक क्रिस्टलाइन और एक क्रिस्टलाइन में ये सब मिलेंगे, एसिड, बेस, सॉल्ट, शुगर, और नॉन क्रिस्टलाइन में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इसके नीचे एक और लाइन लिखिए।
जो अपना प्रोटोप्लाज्म होता है, मतलब जो अपना साइट, एक और पॉइंट लिख दो, साइटोप्लाज्म इज अ सुपर मिक्सचर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? साइटोप्लाज्म इज अ सुपर मिक्सचर। सुपर मिक्सचर क्यों होता है पता है? क्योंकि इसके पास होता है ट्रू कोलॉइड, बिकॉज हैव आ ट्रू कोलॉइड। जो साइटोप्लाज्म होता है हमारा सुपर मिक्सचर होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? ट्रू कोलॉइड। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ट्रू एंड फॉल्स कोलॉइड्स उसमें सरफेस केमिस्ट्री में, तो ये इसीलिए हम इसको सुपर बोलते हैं। यदि रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, सुपर मिक्सचर होता है क्योंकि इसमें ट्रू कोलॉइड, अकोलॉइड तो अपने को पता ही है ना। प्रोटोप्लाज्म होता है जैसे प्रोकैरियोटिक सेल बन रही होती है तो प्रोटोप्लाज्म बन गई तो साइटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म का एडवांस फॉर्म होता है साइटोप्लाज्म। खुद से बताइए कोलॉइड पार्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? कोलॉइड पार्टिकल मैंने बोला था, जैसे मान लीजिए अपने को कोई कोलॉइड सॉल्यूशन बनाना है ना। जैसे अपने को कोई कोलॉइड सॉल्यूशन बनाना है, अपन ने क्या किया कि वो केक के ऊपर वाइट कलर का कुछ रहता है ना, क्रीम, वो पता क्या होता है? किस किस का मिक्सचर होता है? किसका? ऑयल और मतलब क्रीम का, मतलब वो जो मिक्सचर होता है ना, जो पानी में अपन जो क्रीम मिलाते हैं, जो ऑयल मिलाते हैं, वाटर में जो ऑयल मिलाते हैं ना, तो देखो जिसको मिलाते हैं वो होता है डिस्पर्स्ड, ठीक है? जिसको मिलाते हैं वो होता है डिस्पर्ड, और जिसमें मिलाते हैं डिस्पर्स। लिख दो वो स्पेलिंग सेम है, हाँ ऐसे लिख दो, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड और डिस्पर्शन। समझ गए? जो अपना कोलॉइड है, जो अपना कोलॉइड पार्टिकल होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड, एक होता है डिस्पर्शन। जिसको मिलाते हैं वो होता है डिस्पर्स, और जिसमें मिलाते हैं डिस्पर्शन। हाँ, जैसे मान लो कि पानी पे अपन ऑयल मिला रहे हैं, जैसे देखो वो जैसे मान लो दूध में घी मिला हुआ रहता है ना, दूध में घी मिला है तो दूध में जो जितना घी निकलता है वो घी है डिस्पर्ड, बाकी जो पानी वगैरह बचा, पानी प्रोटीन, वो है डिस्पर्सन। समझ गए? उसको जैसे दूध को यदि अपन ज़्यादा बॉईल कर दे तो ऊपर ऑयल आ जाता है, मतलब घी टाइप का आ जाता है। तो यदि अपन उसको नॉर्मल रहने दें तो जो दूध में घी मिला हुआ है ना, वो कोलॉइड सॉल्यूशन हो गया। पूरा दूध कोलॉइड सॉल्यूशन हो गया, उसके अंदर जो घी है वो डिस्पर्स्ड हो गया, और जो उसमें मिला हुआ डिस्पर्सन हो गया। जो मिलाते हैं, अब कॉमन सेंस लगा लो ना, जिसमें मिलाते हैं। अरे यार एक तो लिख दिए जो मिलाते हैं, अब इधर लिखूं क्या? जिस पे, जिस पर, एक ही तो है, जिसमें। हिंदी तुम लोगों की बेकार है, टेंशन ना लो। हाँ मान लो, सुनना मेरी बात, इस पूरे हॉल में एक स्विमिंग पूल है, वहाँ पूरा स्विमिंग पूल में दूध ही दूध भरा है। हाँ, दूध वाला स्विमिंग पूल है। एक दूसरा स्विमिंग पूल है जहाँ पे चाशनी भरी हुई है, चाशनी का स्विमिंग पूल है।
अब तुम लोगों को उठा के किसी ने फेंका, स्विमिंग पूल में ऐसा होता है ना, फेंक देते हैं। हेलो, समझना मेरी बात ध्यान से, विस्कोसिटी का मतलब समझना। यदि इमेजिन करो कि एक बाल्टी में दूध है, एक बाल्टी में चाशनी है, अपन दोनों में मारकर छोड़ दिए, किस में जल्दी नीचे जाएगा? चाशनी में। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। क्या है उसकी? मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा हैं, मतलब वो ज़्यादा गाढ़ा है। तो अपन केमिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो इसी को बोल देते हैं हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। अब बायो और फिजिक्स में पढ़ देते हैं विस्कोसिटी। फिजिक्स में भी इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये समझो, फिजिक्स में अपन इसको इसलिए पढ़ते हैं बायोन्सिक फोर्स में, जब शायद मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड, मतलब जब पानी में किसी इंसान को पता है, यदि कोई इंसान पानी में डूब रहा है उसको एक हाथ से उठा सकते हो, क्योंकि उसमें नीचे से क्या लगता है? उत्प्लावक बल, बायोन्सिक फोर्स। ठीक है, तो वो चीज़ को हल्का कर देता है। चलिए, तो विस्कोसिटी में आप देखो, जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड है, अपन ने उसमें, अच्छा ये सारी बातें किसकी चल रही हैं? हाँ मतलब केमिस्ट्री नहीं है, बायो ही चल रही है। क्लियर? मतलब कि सॉलिड को जब हम लिक्विड में, एक चीज़ और तुम लोगों को बता देता हूँ गारंटी से, अभी तक जो मैं पढ़ाऊँगा ना तुम कोई भी नहीं पढ़े होगे, इसलिए चीज़ें नई नई सीखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के उठ के आएंगे, क्योंकि मैंने होमवर्क करके आया हूँ 2015, 16, 17, 18, 3 दिन से यही तो कर रहा हूँ। देखो कितना सारा मटेरियल लेके आया हूँ, अब उन सब का रिजल्ट ये है ना। तो मतलब सारे जितने क्वेश्चन आ चुके हैं, जिस तरह से आने वाले हैं, तुम लोगों को अदर बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा कॉपी में एकदम लिखवा दूंगा। टाइम लगेगा, लेकिन टाइम मिल भी तो गया, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया ना। हाँ, तो अपन फ़ायदा उठाएंगे ना सबका। नीट वालों का भी होगा, अभी तो फॉर्म भी नहीं आया नीट वालों का, तो वो टेंशन ना लो, होगा। अपन टाइम अच्छा मिल जाएगा, बायोलॉजी सुपर हो जाएगी। आइए इधर, जैसे मान लो अपन ने क्या किया, सुनो, लिक्विड में सॉलिड मिलाए, लिक्विड में सॉलिड मिलाए, तो ये जो हमारा सोल्यूशन बन के रेडी होगा, जैसे पानी में अपन ने कोई सॉलिड, मतलब नमक ही मिला दो, शक्कर मिला दो, कुछ भी, तो ये हमारा जो बनेगा ना, हम इसको बोलेंगे सॉलिड विस्कोसिटी। पानी में, लिक्विड में हमने क्या मिलाया? सॉलिड, तो हम क्या बोलेंगे? यदि हमने सॉलिड में लिक्विड मिला दिया तो मिला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लिखते जाओ फटाफट। यदि अपन बात करें सॉलिड विस्कोसिटी, तो जो इसकी रिएक्टिविटी होगी, ये काम की चीज़ है। बोले ये कैसे कनेक्ट कर दिए सर आपने? जो इसकी रिएक्टिविटी होगी, मतलब सॉलिड विस्कोसिटी की जो रिएक्टिविटी होगी, अच्छा तुम में से किसी को पसीने का टेस्ट पता है? ठीक क्या है, मतलब पूछ रहा हूँ भाई, पानी में सॉल्ट मिला होता है कि नहीं? पता है किसी को? अच्छा, विस्कोसिटी अलग वाला पता है, बचपन वाला फिर भी अरे देखो, कोई बताओ चाहे ना बताओ, मेरी एक दीदी है, उनका नाम है लालू, उनने मेरे को सिखाया था कैसे निकालते हैं। पहले अपन बचपन में कैसे निकालते पता है? ऐसे, तो ये पूरा यहाँ आ जाता है फिर उनने बताया ऐसे नहीं, ऐसे। अरे सच्चाई से मत भागो, सबके साथ हुई हैं ऐसी घटनाएं। वो सबके साथ ही होती हैं, लेकिन ठीक है, आ जाओ इधर। देखो, जो सॉलिड विस्कोसिटी होती है, समझना, सॉलिड विस्कोसिटी की जो रिएक्टिविटी है, याद रखना, ये जब आप पानी में सॉलिड मिला रहे हो तो उसके रिएक्टिविटी पे ही डिपेंड करेगा ना। तो ये होता है पहला ब्रेन सेल, एक और होता है ग्लैंड सेल, एक और होता है एम्ब्रियोनिक सेल। सुनना, अब देखो, ब्रेन सेल मतलब कैसे, आपको पता है जो ब्रेन सेल होती है, जब हम नर्व सेल पढ़ेंगे ना, तो नर्व सेल में मैं एक पंप पढ़ूंगा, सोडियम पोटेशियम पंप। तो वहाँ पे जो विस्कोसिटी होती है वो सोडियम और पोटेशियम आयंस का होता है।
क्या था, एक्शन पोटेंशियल। अभी जिनको मतलब जो पढ़े हो थोड़ा बहुत उनको याद होगा, आगे हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर में। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सोडियम आयन बाहर जाते हैं, पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, वहाँ पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, तो वो सॉलिड विस्कोसिटी के अंदर ब्रेन सेल। ग्लैंड सेल अपने को पता है सिक्रीशन होता है, और जो हम लोगों के ग्लैंड से सिक्रीशन होता है उसमें कोई ना कोई मिनरल्स मिला हुआ होता है, चाहे आप सलाइवा की बात करो, चाहे आप एंजाइम्स की बात करो, और यदि नहीं कर सकते हो बात तो पसीना तो सबको आता ही है, सॉल्टी मटेरियल मिला होता है ना, तब तो टेस्ट ऐसा होता है। एम्ब्रियोनिक सेल, ये थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एम्ब्रियोनिक सेल में मेनली हमारा एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, एमनियोसेंटेसिस, यदि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े होगे तो याद होगा, तो यहाँ से जो एमनियोसेंटेसिस से हम जो एक्स और वाई निकालते हैं ना, वहाँ पे रियल में अपन उनके यदि कोई सिंड्रोम या कोई डिजीज़ है ना तो न्यूक्लिक एसिड देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड, कोडोन वगैरह का अरेंजमेंट क्या है। यदि अरेंजमेंट नॉर्मल है तो नॉर्मल है, नहीं तो मतलब ये मान के चलो कि यदि अपने को कभी सॉलिड विस्कोसिटी की बात करता है, उसके रिएक्टिविटी की बात करता है, तो अपने को ब्रेन सेल, ग्लैंड्स और ये चीज़ें आ जाएंगी। लिखो, आगे आ जाओ, नोट कर दीजिए इसको। एक्शन पोटेंशियल वाला लिख दिया। अब देखो अपन देखेंगे जेल। जेल क्या होता है पता है? अरे वो क्या बोलते हैं, गम नहीं होता जैसे स्टिक वगैरह, जेली टाइप का, वो वैसे रहता है। तो इसकी जो इसमें क्या होता है देखो, लिक्विड विस्कोसिटी, मतलब समझ गए। इस बार हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड में लिक्विड मिला रहे हैं। मतलब अरे यार तुम लोग गांव में, यदि कोई गांव में देखे होगे तो हमारे गांव में एक बबूल का पेड़ होता है, उससे गम निकलता है, उसको ले आके अपन शीशी में रख के पानी डालते हैं, हाँ घोलते हैं ना पानी डाल के, तो सॉलिड में क्या डाल रहे हैं, तो हमारा वो जेल टाइप का कुछ बन जाता है। यदि कोई गांव के होगा तो ज़्यादा अच्छा समझ पाए होगे। गोद टोल लाते ना अपन उसमें, फिर ऐसा, और उधर तो उसकी गम की रोटी भी बना लेते हैं। हाँ खाते भी है ना, उसको खाते हैं, वो चिपक भी जाता है लेकिन अच्छा लगता है। चलो इसकी जो रिएक्टिविटी है, अच्छा तुम लोगों को ये तो नहीं लगता कि हमारा गांव कैसा है? जिसको ऐसा लगे तो इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मसल सेल, स्किन सेल और बोन सेल। देखो धीरे धीरे जो जो वेरिएशंस हमको दिखेंगे ना, सब आ रहे हैं। अरे यहाँ गांव में नहीं है। जो मैं बोला फिजिकल वेरिएशन, दिमाग अलग हो सकता है, ग्लैंड का सिक्रीशन अलग हो सकता है, एम्ब्रियो सारे वेरिएशंस आ जाएंगे। बताइए इमल्सिफिकेशन क्या होता है, इमल्सन क्या होता है? लिक्विड लिक्विड ही हो गया ना, हेडिंग डाल दीजिए इमल्सन। नेक्स्ट, ये जेल को सेकेंड नंबर कर दो। इमल्सन क्या होता है? लिक्विड हम ब्लड प्लाज्मा भी बोल सकते हैं, पानी में प्लाज्मा मिला होता है ना। आप सबको पता है जो वाटर होता है हमारा आइडियल सॉल्वेंट होता है, सबको घोल लेता है, सबको
इसलिए आइडियल सॉल्वेंट बोलते हैं। उसको भी घोल लेगा बेटा। अरे घी में नहीं, दूध में नहीं मिला रहता ऑयल, तो किसी कंडीशन में घुल जाएगा वो भी। गैस और सॉलिड का एग्जांपल बताओ। मतलब गैस में यदि हम सॉलिड में गैस मिला दे तो क्या बनेगा? फुग्गा धुआं, धुआं जो स्मोक होता है ना, धुआं, सॉलिड में गैस मिक्स रहता है। लिखो नेक्स्ट। अरे जो धुआं है ना उसको मतलब ऐसे तुम फील करो ना तो हाथ में कुछ चिपचिपे पार्टिकल जाके जुड़ेंगे तुम लोगों के। अरे यार तुम मतलब कभी वो क्या बोलते हैं, मैं एग्जांपल बताता हूँ, रुक जाओ। गाय भैंस घर में हैं, वो कुछ करती हैं तो वो जो उनका वो रहता है धान वगैरह का जो भी कचरा निकलता है उसमें यदि कर दिया, उसमें अपन ने मतलब इस सीज़न में जाके आग लगा दिया, वो अच्छे से जलता नहीं क्योंकि गाय के उसकी वजह से गीला होता है। फिर वहाँ से क्या निकलता, बहुत सारा, फिर वहाँ हाथ करो पता चलेगा। समझ गए? अरे यार तुम लोग समझ गए ना? लिख दीजिए फटाफट। गैस, सॉलिड। गैस सॉलिड का एग्जांपल अपन बोल देंगे स्मोक, धुआं। हाँ, इसे इमल्सन के नीचे लिख दो, स्मोक। जो सुनो सुनो, नहीं समझ में आया? गैस से सॉलिड नहीं हुआ, सॉलिड में गैस मिलाए हैं। अभी समझाऊं? इधर देखो। अरे अच्छा समझा रहा हूँ। कभी कच्चे घर में गए हो? कच्चे घर में दोपहर में सनलाइट वहाँ से आती है तो कुछ पार्टिकल घूम रहे होते हैं, तो जो पार्टिकल है वो सॉलिड है, उस बीम में गैस तो पूरे रूम में है, तो पूरे रूम में ये वाला है स्मोक वाला। पार्टिकल तो सॉलिड हो गए, वहाँ पे गैस भरी हुई है, तो उन गैस में जो सॉलिड का मिक्सचर है रियल में उस जगह दिखता है, यहाँ दिखता नहीं है। मतलब कि यदि स्मोक की हम बात करें तो यहाँ ब्राउनी मूवमेंट भी होगा। क्या होगा? लिख दो। हाँ, ब्राउनियन मूवमेंट। अच्छा, ब्राउनी मूवमेंट होगा तो क्या मैं टिंडल इफेक्ट बोल सकता हूँ? बोलो ना। कितने मासूम हो तुम लोग यार। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। हाँ, मतलब अपन बोल सकते हैं जिग-जैग मोशन ऑफ कोलॉइड पार्टिकल। जिग-जैग मोशन। टिंडल इफेक्ट क्या होगा? वो जो स्टार टाइप का दिखता है ना, कोन टाइप का, ये भी बनाऊं क्या? कुछ ऐसा? है? हाँ, ये मतलब जो हमारा स्मोक होगा ना, दोनों चीज़ शो करेगा। ब्राउनी मूवमेंट भी शो करेगा उसके पार्टिकल्स, और टिंडल इफेक्ट भी शो करेगा, दोनों। हमको ऐसा लगता है धुआं भर गया मुंह में, ऐसा फील आने लगा। अभी यहाँ पे मतलब होता है ना। चलो बतौले मत दो भाई। हाँ, अरे यार काहे बातें कर रही है पब्लिक भाई, क्या हो गया? हाँ, अभी बातें करोगे तो मैं आगे निकल जाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं अच्छे से, याद रखना भाई। तुम लोगों को पढ़ाने से ज़्यादा तो मेरे को शांत करवाने में एनर्जी खराब हो जाती है, और एनर्जी के साथ दिमाग भी खराब हो जाता है। चलिए हेडिंग डाल दीजिए अब, साइक्लोसिस। हाँ, हमने ये तो पढ़ा कि पढ़ तो लिया था केमिस्ट्री। अभी आगे काम आएगा ना, बताऊंगा ना। ये पढ़ी हो क्या? हेडिंग डाल दीजिए। अब देखो तुम लोग फिर इधर उधर भटकने लगे ना। ज़्यादा टाइम हो गया क्या पढ़ाते पढ़ाते? फिर नहीं तो बोलो तो बंद कर दें। देखो साइक्लोसिस क्या होता है समझो पहले। किस किस को पता है साइक्लोसिस क्या होता है? बताओ।
समझ में आ गया सबको? सही है। देखो इधर साइक्लोसिस, ये सेल है, सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो साइटोप्लाज्म के मतलब सेल के अंदर, मतलब कि अपन इसको बोल सकते हैं द फ्लो ऑफ इनसाइड ऑफ द सेल ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो इनसाइड कैसे फ्लो करता है, उसका क्या होता है, वो साइक्लोसिस। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये ऐसे फ्लो कर रहा है, ये ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब घूम रहा है इसके अंदर, ये कहलाता है साइक्लोसिस। और जो साइक्लोसिस होता है तो फ्लो करने के लिए सेल मेम्ब्रेन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब इसका साइटोस्केलेटन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या? साइटोस्केलेटन मतलब सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, जो हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है क्या करता है, हमको शेप प्रोवाइड करवाता है। ऐसे इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब इसके सेल की जो चीज़ें बनी हैं वो इस सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो यदि मान लो ये साइक्लोसिस तेज हो रहा है और ये सेल मेम्ब्रेन कमज़ोर है तो टूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब सेल के अंदर अभी अपन और अच्छा पढ़ेंगे, मतलब तुम लोग याद होगा तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब मैं फर्टिलाइजेशन बताता तो वहाँ भी बोला था साइटोस्टैटिक फैक्टर, है ना। मतलब कि याद रखो जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है ना, ये साइटोप्लाज्म कंटिन्यू घूम रहा होता है, एक जगह स्टेबल नहीं होता। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का घूमना ही साइक्लोसिस कहलाता है, इतना याद रखो। समझ में आया? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? कोलॉइड मटेरियल बिटवीन। क्लियर हुआ? लिख दीजिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे। इट इज द फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म it is the flow of cytoplasm, it is the flow of cytoplasm inside the cell, inside the cell, it is the flow of cytoplasm inside the cell derived by the force, derived by the force, derived by the force exerted, exerted cytoskeleton, cytoskeleton, साइटोप्लाज्म इनसाइड द, है ना। ये दो टर्म याद रखना, फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? साइटोस्केलेटन। और जो सेल के अंदर यदि तुम लोग बात करोगे ना तो पता है सेल के अंदर की जो सरफेस है ना वो रफ होती है, बहुत अंदर की बात। सेल के अंदर की जो सरफेस है वो एकदम चिकनी नहीं होती, रफ होती है। याद करो सेल मेम्ब्रेन बनाए थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो अंदर साइड हेड थे। मतलब यदि तुम सबको एक लाइन में बैठा दिया जाए और तुम सबके ऐसे मतलब टकले एकदम मतलब सबके सर एकदम लाइन से हो तो क्या वो चिकना रहेगा? कैसा रहेगा? ऐसे ऐसे रहेगा ना, पूरा आड़ा टेढ़ा वैसे, क्योंकि यहाँ भी उसके फैट के वो हेड रहते हैं, तो ऐसे कुछ। समझ गए? तो अब जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे अपन टाइल्स में बाइक चलाएं और रोड में बाइक चलाएं, कहाँ ज़्यादा स्पीड भगेगी? कि चिकना है कि यहाँ? समझ गए? क्योंकि यहाँ ऐसे लिख दीजिए। एक चीज़ और देखो यहीं पे, हाँ तो ज़्यादा ही हो जाता है वहाँ पे। तुम लोग फ्रैक्शन पढ़ लिए ना? पढ़ लिए हो? क्या होता है फ्रैक्शन? साइक्लोसिस हो गया। एक चीज़ और सुनो मेरी बात ध्यान से, जो ये साइक्लोसिस की प्रोसेस होती है ना, ये यदि हम बात करें यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे होती हैं और यहाँ पे नहीं होती। इसको एक और पॉइंट लिखो, कहाँ तक लिख दिया था? साइटोस्केल। फिर लिखो ओनली यूकैरियोटिक सेल शो द साइक्लोसिस,
only eukaryotic cell show the cyclosis only eukaryotic cells show the cyclosis नेक्स्ट इसके नीचे लिख दो प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट शो द साइक्लोसिस प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट शो द साइक्लोसिस प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट शो द साइक्लोसिस क्यों नहीं शो करती? क्योंकि उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, बिकॉज डज नॉट हैव अ सेलुलर ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है साइक्लोसिस शो नहीं करती, इसलिए कि उसके सेल के अंदर सिर्फ पानी पानी है, सरफेस वगैरह खुरदुरा तो है ही नहीं, तो चल ही नहीं पाते क्योंकि ये बन रहा होता है। सेलुलर ऑर्गेनल्स नहीं रहते हैं जिनको घूमना है, नहीं समझे? ये सेल है, इसके अंदर बहुत सारा कंपोजिशन भरा हुआ है तो हम उसको घुमा सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में कंपोजिशन ही नहीं भरा हुआ है तो कैसे घुमाओगे? इस वजह से यहाँ पे मतलब सेलुलर ऑर्गेनल्स ही नहीं होते तो हम घुमा ही नहीं सकते। क्या सिंगल सेल के अंदर पूरा का पूरा साइक्लोसिस प्रोसेस होगी तो उसका डिवीजन और ये सब होगा ही, ये भी एक रीजन। कहाँ लिंक कर रहे हो भाई? अभी हम लोग जो साइक्लोसिस पढ़ रहे हैं ना सिंगल सेल के लिए ही पढ़ रहे हैं। जैसे पहले हम किसी प्रोटोप्लाज्म स्टडी करेंगे तो सिंगल सेल के लिए ना, अभी सारी चीज़ें एक ही सेल की बात चल रही है। अभी हम टिश्यू कहाँ बोले हैं? जब हम ग्रुप ऑफ सेल बोलेंगे तो हम किसकी स्टडी करेंगे? अभी सिर्फ सेल, एक ही सेल की बात चल रही है। अब सुनो, कभी कभी पूछता है साइक्लोसिस की प्रोसेस कब ज़्यादा होगी कब कम होगी। तो यदि हम बात करें एज, जैसे जैसे मान लीजिए एज बढ़ती जाती है, यदि एज बढ़ती जाती है तो क्या होगा? बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट कम होती जाती है। जो छोटा बच्चा होता है ना वो ज़्यादा टाइम सांस लेता है, उसको ज़्यादा जल्दी जल्दी भूख लगती है। जैसे पापा लोग एक बार सुबह खा लिए फुर्सत, अपन लोगों को लग आती है क्योंकि हम लोगों का BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है। तो जैसे एज बढ़ेगी तो साइक्लोसिस कम होता जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है। लिखते जाओ, साइक्लोसिस कम होती जाएगी और जैसे डेथ हो जाएगी तो साइक्लोसिस खत्म। मतलब जैसे एज बढ़ेगा तो साइक्लोसिस कम होता जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, और आप यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हो डेथ भी हो जाती। और यदि अपन बात करें साइक्लोसिस की तो देखो सॉल्यूशन में साइक्लोसिस जेल के कंपेयर में ज़्यादा होता है, क्योंकि सॉल्यूशन थोड़ा सा, जेल मतलब है ना ऐसे। मतलब जैसे अपन ने मतलब गम ले लिए और सिंपल सॉल्यूशन ले लिए तो किसके पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे? सिंपल सॉल्यूशन के ना, क्योंकि वो गाढ़ा है ना, इस वजह से उसमें गाढ़ा मतलब है, गाढ़ा मतलब क्या होता है? गाढ़ा मतलब कि जो बहुत ज़्यादा मतलब चाशनी से भी ज़्यादा मतलब ऐसे हाई कंसनट्रेटेड ऐसे। तो हाई कंसनट्रेटेड है एक सिंपल सॉल्यूशन है, तो साइक्लोसिस मतलब किसके पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे? तो ऐसा है ना। कहाँ सेल ऑर्गन? हाँ, है ही नहीं तो फिर उसमें ज़्यादा मूवमेंट करना चाहिए। नहीं, तो वहाँ पे मूवमेंट के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। जैसे यहाँ पे तुमने सॉल्यूट डाल दिया, यहाँ सॉल्यूट डाल दिया, वहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं ना घूमने के लिए। चलिए हेडिंग डाल दिया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ साइटोप्लाज्म, जल्दी से फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी फटाफट लिखते जाओ। साइटोप्लाज्म हैव अ एक्टिवेशन कैपेसिटी। साइटोप्लाज्म हैव अ
एक्टिवेशन कैपेसिटी, साइटोप्लाज्म के पास एक्टिवेशन कैपेसिटी होती है। इसके अंदर कंडक्टिविटी भी होती है, घूमते भी हैं, कंडक्टिविटी भी होगा। इसके पास मेटाबॉलिक रेट भी होता है, मतलब कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। इसके अंदर अच्छा रेस्पिरेशन सेल में होगा कि नहीं? नहीं होगा तो फिर याद दिलाऊं क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन पढ़ा रहे हो तो होगा ही। हिंदी में क्या बोलते पता है इसको? स्वांगीकरण। नहीं, इसी के अंदर ये प्रॉपर्टी में ही है, ये भी मतलब 6 नंबर। हाँ, मज़ेदार चीज़ है इसलिए तो रुका हुआ हूँ। सबको नोट हो गया? आ जाओ एकदम। अभी देखो, यदि मैं पूछूंगा तो टाइम खराब है, किसी को पता तो है नहीं। नाम तो बहुत बार सुने स्वांगीकरण, लेकिन अच्छे से नहीं पता क्या है, तो समझना। एक अपन यहाँ पे यदि ऐसा कुछ लिख दें, ओल्ड प्रोटोप्लाज्म फॉर्म करता है न्यू प्रोटोप्लाज्म। ध्यान देना, आ जाओ। जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, अब जब हम लोग खाना खाते हैं तो जब इंटेस्टाइन से फूड पार्टिकल का एब्जॉर्प्शन होता है तो पहले जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाते हैं। हेलो, कहाँ जाते हैं? फिर हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है, मतलब सेलेक्टिव परमेबल होती है। तो इस सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पे जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट वगैरह थे वो सेल के अंदर जाते हैं। और सेल के अंदर जब जाते हैं तो ये सेल का जब सेल के अंदर गए मतलब सेल को न्यूट्रिशन मिला, मतलब सेल में ग्रोथ होगा तो सेल का साइज बढ़ेगा। मतलब सीधी सी बात यह है कि फिर सेल का ग्रोथ होगा, मतलब इसके अंदर नया प्रोटोप्लाज्म बनेगा। क्या बनेगा? न्यू। यदि मैं बोलूं कि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है वो 4 हैवी मॉलिक्यूल्स, मतलब 4 मेजर मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं, तो वो 4 मेजर मॉलिक्यूल कौन से हैं? कोई बताएगा? मेजर है ना, तो बड़े बड़े बना दिए, ठीक है, भूलना मत। सुनो, ऐसी कौन सी चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जिनमें कोन ना हो? सब में कोन है, लेकिन जो सेल के बाहर कोन है, जो सेल के बाहर कोन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, वो डेड है अभी। जैसे हमने प्रोटीन खाया, क्या जब अपन ने खाया तो जिंदा थी कि मरी हुई? बोलो ना, मरी हुई थी। जैसे अपन ने उसको खाया, प्रोटीन गई और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई और हमारी बॉडी का फाइबर बना दिया, एनर्जी दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो हमारी बॉडी में जैसे वो आ गई तो कैसे हो गई? जिंदा। समझ रहा? बहुत डीप बात है। दिमाग लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं लगा सकते हो तो मैं बोल दूंगा MTR कर लो।
जो प्रोटोप्लाज्म था जब तक सेल के बाहर था तो मरा हुआ था, जैसे सेल के अंदर गया तो ऐसा होता है क्या? हो ही गया। क्या हुआ? नहीं, क्या हो ही गया। जैसे जो इंसान बॉडी बनाते हैं, बाहर से पाउडर लेते हैं, यदि मान लो पाउडर जो है तो डिब्बे में पैक है, यदि वो जिंदा होगा तो मर नहीं जाएगा डिब्बे के अंदर, मतलब वो कैसा रहता है? डेड रहता है। लेकिन जैसे वो सेल के अंदर जाता है प्रोटोप्लाज्म तो यदि मैं बोलूँ ओल्ड प्रोटोप्लाज्म मरा हुआ था, लेकिन जैसे वो सेल के अंदर जाता है तो न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाता है जो कि जिंदा हो जाता है। और जिंदा हो जाएगा तभी तो सेल को एनर्जी या सेल की ग्रोथ में हेल्प करेगा। क्लियर? तो डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो ओल्ड मतलब डिसऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ओल्ड प्रोटोप्लाज्म फॉर्म आ न्यू, मतलब ओल्ड प्रोटोप्लाज्म से न्यू प्रोटोप्लाज्म बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है क्या? डिसऑर्गेनाइजेशन। मैंने समझाने का प्रयास तो अच्छे से किया, पता नहीं तुम लोगों को आया कि नहीं। क्या है बताओ? प्रोटो मतलब क्या? गाना क्यों गा रही हो? बोलो। शर्मा गई तुम भी, तुम बोलो। सबको आ गई कि आ गया? दोनों लिखो, डेफिनेशन लिख दो। बाई ओल्ड प्रोटोप्लाज्म, बाई ओल्ड प्रोटोप्लाज्म, बाई ओल्ड प्रोटोप्लाज्म आउटर डेड मटेरियल, बाई ओल्ड प्रोटोप्लाज्म आउटर डेड मटेरियल, outer dead material gain and form a gain and form a gain and form a new protoplasm gain and form a new protoplasm is called disorganization, is called disorganization. एक और नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना? सेलुलर पूल आया था? सेलुलर पूल नाम सुने हो? नहीं सुने? सेल के नहीं, ये अलग से है। सेल के अंदर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का कंपोजिशन होता है, जो मिक्सचर भरा हुआ होता है सेल के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का, उसको हम बोलते हैं क्या? सेलुलर पूल। तो लिख दो, कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड inorganic material, composition of organic and inorganic material outside of the cell, हाँ, inside of the cell. कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल इनसाइड ऑफ द सेल क्या कहलाएगा? अपना सेलुलर पूल। फिर यहाँ पे लिख देना, सुनो ऐसे, बिग 4 एलिमेंट कौन कौन से? बिग 4 एलिमेंट कौन? ये 4 लोगों ने पूरा दुनिया बदल दिया भाई। ये चारों मिलके पूरे सेल का 96% पार्ट बनाते हैं। लिख दो 96% पार्ट ऑफ द सेल, पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म।
अब समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। पूरे सेल का 96% पार्ट तो यही बना देते हैं, 4। हाँ, साइटोप्लाज्म का। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से फ्रेमवर्क एलिमेंट हैं और कौन कौन से साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले देखो, फ्रेमवर्क एलिमेंट ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो फ्रेमवर्क एलिमेंट सिर्फ को हैं, है ना, एन नहीं है, कोड नहीं है। ये फ्रेमवर्क एलिमेंट इन 3 को बोलते हैं। CHO फ्रेम, M फ्रेमवर्क, हाँ फ्रेमवर्क एलिमेंट। और कभी पूछा जाए प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, तो प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट क्या हो जाएगा, CHON। पहला ऑप्शन यही मिलेगा। इसमें P और S, फास्फोरस और सल्फर और जोड़ के रखना। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। तुम्हारे कॉपी में जितने भी पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, तुमको 2015 और 2020 के बीच के पेपर में मिल जाएंगे सारे पॉइंट। ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट इन लो क्वांटिटी, प्रेजेंट इन लो क्वांटिटी, जो कम क्वांटिटी में होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट। प्रोटोप्लाज्म में ट्रेस एलिमेंट होते हैं Zn, CO, Cu लिख दीजिए, Zn, CO, Cu, Mn। याद रखिएगा, जो तुम लोगों से कभी नहीं बनता, जो हम कॉमन सेंस भी नहीं लगा सकते, वो ऐसी क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट याद करने वाले आते हैं। यदि आ गया ना, यदि आपको नहीं पता तो आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा, पता है तभी बनेगा। क्लियर? तो ये होते हैं अपने क्या, ट्रेस एलिमेंट। प्रोटोप्लाज्म में ये बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं, इस वजह से इनको हम ये सब प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सब प्रोटोप्लाज्म की बात चल रही है अभी। और जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं ना, इनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एंजाइम कंपोजिशन एलिमेंट, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से हमारा एंजाइम एक्टिवेट होता है, एंजाइम काम करता है। तो ऐसे भी बोल सकते हो आप, एंजाइम कंपोजिशन एलिमेंट, एंजाइम कंपोजिशन एलिमेंट। अब हेडिंग डाल दीजिए ऐसे, देखो कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि प्रोटोप्लाज्म किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो इसमें 60 to 70% पार्ट वाटर होता है, वाटर और सॉलिड। सॉलिड में आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल। वाटर आपका होगा 70 to 90% है भाई।
70 to 90% वाटर है प्रोटोप्लाज्म में। और है ना आगे, एसिड बेस एंड गैसेस इनऑर्गेनिक को लिख दीजिए, एसिड बेस एंड गैस इनऑर्गेनिक में है। यहाँ पे लिख दीजिए प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। ऑर्गेनिक मटेरियल में प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट होगा। इसमें एक चीज़ और लिख दो इनऑर्गेनिक में, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम एंड अदर इनहिबिटर मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम एंड अदर इनहिबिटर मटेरियल। इनऑर्गेनिक वाले में जो बच्चे एलएन का टेस्ट देते हैं ना और उनको एलएन के टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, तो वो लोग टेस्ट ना देंगे। नेक्स्ट टेस्ट से पेपर ले लेंगे, हम पेपर दे देंगे घर ले जाने के लिए, बिना मतलब में डिप्रेशन में मत जाओ। और जिनको पेपर नहीं दे रहे हैं ना, वो बस याद रखो कि रियलिटी से भाग रहे हैं। असलियत में मतलब हम नहीं बोलेंगे कुछ, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है भाई। यदि मैं तुमको एलएन का पेपर दे रहा हूँ, मतलब अपने जेब का पैसा खर्च कर रहा हूँ, मतलब तुमको यहाँ पे डीआईजी में ऑल इंडिया लेवल का चीज़ें दे रहा हूँ, तो उससे भागना नहीं है। नंबर कम आ रहे हैं तो गलती ढूंढो और सही करो। वैसे मैं चाहूँ तो तुम लोगों को बहुत खुश कर सकता हूँ। जो पढ़ाया, जो कॉपी में है, जाके वही पेपर बनाया, एक तुमको दे दिया 45 में 45 सही, क्या कर लोगे? कोई मतलब ही नहीं है ऐसे। न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम एंड अदर इनहिबिटर मटेरियल। एंड क्या प्यारा लिखूँ भाई, ये होता है 7 से 14%, ये होता है 1 से 3%, ये होता है 1 से 2%। हाँ, साइटोप्लाज्म में, तो वो अपने में ये 7 से 14 वाला। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने पूरा होमवर्क करके आया हूँ। बायो मतलब तुम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में इतनी प्यारी हो जाएगी, सारे लेवल के क्वेश्चन होंगे। लिखो नोटे नंबर 1, मैक्सिमम प्रोटीन प्रेजेंट इन ड्राई पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। क्या तो पॉइंट है, मैक्सिमम प्रोटीन प्रेजेंट इन ड्राई पार्ट ऑफ दी नहीं, उन लोगों को इस लेवल का नहीं दूंगा वीडियो, नए बच्चों को नहीं दे सकते ना ये सब, नहीं तो पगला जाएंगे, पहले ही छोड़ के भाग जाएंगे। उन लोगों को दिया हूँ अभी थर्मोडायनेमिक, उधर के बच्चे को बहुत खुश है थर्मोडायनेमिक में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्लांट बॉडी मैक्सिमम हैव अ कार्बोहाइड्रेट। प्लांट बॉडी मैक्सिमम हैव अ कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से सुनना, जो प्लांट्स होते हैं ना, तो प्लांट की सेल में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और ह्यूमंस की सेल में ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन। याद रहेगा दोनों चीज़ें, ठीक है। प्लांट की सेल में ज़्यादा क्या रहेगा, और एनिमल में प्रोटीन। नेक्स्ट आ जाइए, एक और लिखिए, ऐसे लिख दीजिए वाटर। पॉइंट ही है, थर्ड पॉइंट में लिख दीजिए वाटर। वाटर के साइड में एक पॉइंट लिखिए,
यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो वाटर होता है ये होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। सेकेंड पॉइंट लिख दीजिए इसी के अंदर, लाइफ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर इन अर्थ, सबको पता है लाइफ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर ऑन अर्थ। हाँ नहीं है ना, जहाँ जहाँ पानी नहीं है, चंद्रमा में कहाँ पॉसिबल है, क्योंकि पानी नहीं है। लिख दीजिए, थोड़ा सा हीरो बन रहा हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट विथ वाटर। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है पानी के साथ सारी हो सकती हैं। यदि आप किसी सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो सॉल्यूशन भी बढ़ जाएगा, जिससे इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है, सेल के साइटोप्लाज्म में है, अपन ने पानी बढ़ा दिया तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी उसकी। नेक्स्ट, वाटर हैव कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। कोई रीजन बताएगा क्यों? वाटर के पास कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स दोनों होता है, क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज हैव आ, ये मत सोचना राइटिंग इतनी बुरी है, लिखता आया हूँ जानबूझ के। इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ी है अपने को, नहीं, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स जो होता है सेम और डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच लगता है, तो सेम सेम हो या अलग अलग हो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाँ ऐसे, तो इस वजह से ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स भी करता है। अच्छा, जो फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे पानी किस तरह का काम करता है, क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में पानी का? क्या? हैव आ हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर हैव कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स बिकॉज हैव आ हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन बताएगा? नैना बोलो। फोटोसिंथेसिस में पानी का क्या रोल है पीने के? ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन का रोल तो हमारे हिसाब से जाइलम का है। ट्रांसपोर्टेशन वाटर का काम है। और कौन बताएगा? पानी का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है? बेचारे मासूम बच्चे, ट्रांसपिरेशन तो पानी का होता है। हाँ, किसको? सुनो, फोटोसिंथेसिस में वाटर का रोल होता है सॉल्वेंट और रिएक्टेंट के हिसाब से। सॉल्वेंट और रिएक्टेंट, क्योंकि पानी रिएक्टेंट है तभी ग्लूकोज बनेगा, अब ग्लूकोज बनेगा तो पानी में तो घुल के कहीं जाएगा, तो दो चीज़ें वाटर का रोल होता है। लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन फोटोसिंथेसिस in photosynthesis water work like solvent and reactant। फोटोसिंथेसिस में पानी जो होता है सॉल्वेंट और रिएक्टेंट जैसे काम करता है। सॉल्वेंट मतलब घोल के ग्लूकोज के एक जगह दूसरी जगह ले जाएगा, और रिएक्टेंट मतलब कि रिएक्टेंट साइड है तभी तो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा।
अच्छा ये समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, रिएक्टेंट वाला आ गया? नहीं आया? नहीं आया? बेचारे बच्चे। CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6, जो इसके पहले होता है वो रिएक्टेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस में पानी रिएक्टेंट जैसे बिहेव करता है, पहला। दूसरा, जो ग्लूकोज बन गया वो H2O के साथ ही मिलके ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह में, सिर्फ ग्लूकोज नहीं जाएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे तो ग्लूकोज पानी में मिक्स होकर दूसरी जगह जाता है, तो दूसरा सॉल्वेंट। ठीक है, अब हेडिंग डाल दीजिए, बड़ी बड़ी सॉल्ट में SALT। हाँ, कल क्यों पढ़ेंगे? कोई टाइम हो गया क्या? कितना बज गई? 3-5। अब मैं गुस्सा हो गया, तुमने झूठ बोला, अब और पढ़ाऊंगा। 3-10। हाँ, तो अब एक ने झूठ बोला, अब और पढ़ो। लिखो, सॉल्ट में प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन। अब तो और पढ़ाऊंगा, 3:30 तक पढ़ाऊंगा। नहीं पढ़ता? चलो और पढ़ो फिर तो। लिखो, प्रेजेंट इन द, सॉल्ट में पहला पॉइंट लिखिए, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन, हमेशा आयन के फॉर्म में होता है। माँ कसम, क्या पॉइंट है भाई, मजा आ गया। एक पॉइंट सुनना, कितना खतरनाक पॉइंट। 3 पॉइंट में बोलूँगा सॉल्ट के बारे में। पहला, राइबोसोम की जो 2 सब यूनिट होती है वो सॉल्ट के वजह से जुड़ी होती है। दूसरा, जब DNA से RNA बना होता है तो जो RNA की चेन होती है ना, वो सॉल्ट की वजह से जुड़ती है। तीसरा, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो जो फॉस्फेट चेन होती है वो भी सॉल्ट की वजह से जुड़ी हुई होती हैं। और तीनों प्रॉपर्टी जो है, ये तीनों पॉइंट अपने आप में बहुत भारी हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार पता है, अपने को सुनने में आया है। ठीक है, लिखो फटाफट। पहला, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयन, जो हमारा सॉल्ट है वो आयन के फॉर्म में होता है। आप एग्जाम्पल यहाँ भी लिख भी सकते हो, Na+ आयन, Cl- आयन, K+ आयन, CS+ आयन, ये सब सॉल्ट के फॉर्म होते हैं जो आयंस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सॉल्ट प्रेजेंट बिटवीन, ऐसे स्टार लगा देना, सॉल्ट प्रेजेंट बिटवीन राइबोसोम सब यूनिट, राइबोसोम सब यूनिट, सॉल्ट प्रेजेंट बिटवीन राइबोसोम सब यूनिट। ये बी कहाँ गया? सॉल्ट प्रेजेंट बिटवीन राइबोसोम सब यूनिट। एक और मस्त पॉइंट देखो, DNA और हिस्टोन कनेक्टेड विद सॉल्ट। हाँ देखो, एक और पॉइंट, DNA एंड हिस्टोन अटैच्ड या कनेक्टेड बोल सकते हैं। DNA एंड हिस्टोन अटैच्ड, चलो ठीक है, कोई दिक्कत। DNA एंड हिस्टोन अटैच्ड टू सॉल्ट, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट लिख दीजिए, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एट द टाइम ऑफ protein synthesis, different type of RNA attached by salt, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट है ना, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब पढ़ेंगे अभी। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगा वहाँ पे। एक और, सॉल्ट
maintain the water concentration. Salt maintain the water concentration in our body. Salt maintain the water concentration in our body because water also attached with salt, because water also attached with salt. ये सारे पॉइंट बहुत हैवी हैं भाई, चाहो तो उठा के देख लो।